नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में नामीबिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विंडहॉक में एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता आज। दोनों देशों के बीच होंगे महत्वपूर्ण समझौते। प्रधानमंत्री नामीबिया की संसद को भी करेंगे संबोधित। भाजपा ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर साधा निशाना। कहा, गलत तरीके से वोटर बने लोगों के कंधे पर सियासत कर रही है विपक्ष। मुंबई में आतंकवादी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा ने की न्यायिक हिरासत का आज आखिरी दिन। पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। विदर्भ और महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। नागपुर में स्कूल कॉलेज बंद, जबकि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश ने दिलाई उमस से राहत। आप जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्थानीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे नामीबिया की राजधानी विंडहॉक पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया से रात भर यात्रा कर विंडहॉक पहुंचे। ये उनकी नामीबिया की पहली यात्रा है। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का नामीबिया के राष्ट्रपति नंदी नदेतावा का ने स्वागत किया और वहां के मूल कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में अपनी प्रस्तुति पेश की, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वहां की राष्ट्रपति नंदी नदेतेवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नामीबिया के दौरे के दौरान वहां राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बातचीत करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, खनिज संसाधनों और रक्षा सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर बात होगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया के राष्ट्रीय स्मारक हीरोज एकड़ पर जाकर देश के संस्थापक डॉक्टर सैम नुजोमा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा वो नामीबिया की संसद को संबोधित करेंगे और वहां के मौजूद भारतीय प्रवासी समुदाय से मुलाकात भी। दोनों देशों के बीच डायमंड बिजनेस, जरूरी खनिज और यूरेनियम सप्लाई पर चर्चा की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामीबिया की राजधानी विंडहॉक के होटल में पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने मोदी मोदी के नारे लगाए।
भारत और नामीबिया के बीच संबंधों की बात करें तो लगभग हर क्षेत्र में इसका इतिहास काफ़ी दिलचस्प है। भारत ने नामीबिया को खाद्य संकट से निपटने के लिए महत्वपूर्ण सहायता दी है। वहीं सितंबर 2024 का अगर जिक्र किया जाए तो नामीबिया करीबन 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी गई थी। वहीं अगर चीता पुनर्वास परियोजना की बात की जाए तो उल्लेखनीय प्रगति भी वहाँ हुई है और नामीबिया से भारत में चीतों के लाने की जो पहल है उसकी वजह से इस योजना को बढ़ावा मिला और इस परियोजना ने उल्लेखनीय प्रगति भी हासिल की, जिसकी वजह से पर्यटन को भी एक बूस्टर डोज मिला है। और वहीं भारत ने नामीबिया को बिग कैट अलायंस में शामिल होने का भी निमंत्रण दिया है। व्यापार और निवेश में वृद्धि के लिए कई अहम कदम उठाए गए। दोनों देशों ने इसके लिए प्रतिबद्धता जाहिर की और नामीबिया को निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। कई ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो नामीबिया के साथ साझेदारी बढ़ाने को लेकर इच्छुक हैं और वहां काम करना चाहती हैं। अब इसमें डायमंड बिजनेस की बात की जाए, फार्मास्यूटिकल्स की बात की जाए तो दोनों देशों के बीच जो साझेदारी है वो म्यूचुअली आगे बढ़ रही है और इसीलिए भारतीय उद्योगों द्वारा नामीबियाई भागीदारों को कौशल प्रशिक्षण यानी कि स्किल डेवलपमेंट उनकी की जा रही है। खास तौर पर जो डायमंड सेक्टर है उसमें नामीबिया को भारत की विशेषज्ञता का लगातार लाभ मिल रहा है और इसीलिए INCEIT की शुरुआत महत्वपूर्ण है, जो टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित है और इसीलिए डिजिटल कौशल विकास को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी गुणवत्ता और सहयोग को आधार बना रहा है INCEIT। अब बात करते हैं हम फिनटेक रेवोल्यूशन की, तो UPI जैसे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी दोनों देशों में बात हो रही है ताकि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जा सके। वहीं डिजिटल डिलीवरी मॉडल में भारत के अनुभव भी नामीबिया साझा कर रहा है और नामीबिया के ओशा घाटी में भाबाट्रॉन कैंसर रेडियोथेरेपी मशीन की भी स्थापना की गई है। तो नामीबिया के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में ये मशीन अहम योगदान देगी। भारत, जो कि फार्मास्यूटिकल हब के तौर पर जाना जाता है, चिकित्सा उपकरण की जो आपूर्ति क्षमता है नामीबिया के लिए उसे पूरी कर रहा है और नामीबिया को रक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी भारत अपनी प्रतिबद्धता जता चुका है। भारतीय प्रशिक्षण टीमों को भी वहाँ पर इनकी निरंतरता को सुनिश्चित किया गया। यानी डिफेंस प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर कैसे उनकी सर्विसेज, उनके एक्सपोर्ट में भारत की बढ़ती हुई क्षमता का इस्तेमाल किया गया और फॉरेंसिक उपकरणों की जो आपूर्ति है वो भी बढ़ाई जा रही है। 27 सालों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये नामीबिया दौरा है। इसके कई मायने हैं, खास तौर पर द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो 2023-24 में $813 मिलियन अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार रहा है दोनों देशों के बीच, जिसमें $453 मिलियन भारत का निर्यात रहा यानी कि एक्सपोर्ट रहा और 2024-25 में दो तरफा व्यापार हुआ यानी कि लगातार आर्थिक मोर्चे पर दोनों देश एक साथ आगे बढ़ते हुए। कई ऐसे सेक्टर्स हैं और दोनों देशों के बीच व्यापारिक जो साझेदारी है, ये दोस्ती है, वो $568 अमेरिकी तक पहुंच चुकी है। भारत का निर्यात अब 327 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है और नामीबिया से आयात 241 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है जब हम व्यापार का आदान प्रदान देखते हैं दोनों देशों के बीच। और वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला DD न्यूज़ पर रहेगा जारी। आप देखते रहिए DD न्यूज़। गुजरात जैसे राज्यों में जहां कोऑपरेटिव एस्टेब्लिश होगी, वहां 1-1 करोड़ रुपया की कमाई हुई। ये मूल विचार जो थे वो त्रिभुवन भाई पटेल कि नज़र में फ़र्क होता है, नज़रिए में भी फ़र्क होता है। वैसे ही मैं बात करना चाहूँगी, माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कच्छ को कुछ ऐसे नज़रिए से देखा जो और कोई नहीं देख पाया। बनासकांठा और कच्छ ये हमारे यहाँ बहुत पानी की तकलीफ वाले जिले थे गुजरात में, और वहाँ आज एक परिवार 1 करोड़ रुपया साल का दूध में से कमाता है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी सभी महिलाएं सर अब जनजाति क्षेत्र में पिछड़ी हुई महिलाएं अब हमें अच्छा सहयोग करने लगी और सभी महिला आत्मनिर्भर बन गई है। हमारी ढेर सारी चिंताएं जब इतनी हंसकर बहनें साथ में बैठती है तो अपने आप मेरी संस्था को
नए बायलॉज के तहत जन औषधि केंद्र प्राप्त हुआ। करीबन अभी 6 महीने में करीबन 8 लाख की बिक्री कर चुके हैं। 8 लाख की। बात करते हैं बिहार की, जहां मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर भाजपा ने निशाना साधा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष उन लोगों के कंधों पर चुनाव जीतना चाहता है जो मतदाता बनने की पात्रता भी नहीं रखते। आइए आपको सुनवाते हैं। आप चाहते क्या है? एक तरफ आप कहते हैं कि चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा है, वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, तभी आप ईवीएम मशीन पर सवाल उठाते हैं। आज जब एक सघन पुनरीक्षण हो रहा है जिसमें 50% से अधिक लोगों ने अपनी इच्छा से फॉर्म भर दिया, तो आप आपत्ति कर रहे हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों के आलोक में एकमात्र संकेत यही है कि ये विपक्षी उन लोगों के कंधों पर इलेक्शन जीतने का षड्यंत्र करना चाहते हैं जो वोटर बनने की पात्रता नहीं रखते हैं। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का बेवजह विरोध किया जा रहा है क्योंकि विपक्षी दलों को बिहार में अपनी हार साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है? ये पहली बात मैं कहूंगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उनका अधिकार है। जहां तक मेरी जानकारी है कल सुनवाई होने वाली है, कल। तो फिर क्या एक दबाव की राजनीति हो रही है क्या? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। बिहार में विपक्षी दलों ने मतदाता गहन पुनरीक्षण के खिलाफ आज चक्का जाम करने का ऐलान किया। इस विरोध प्रदर्शन से आम लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह आवाजाही बाधित है और इतना ही नहीं, महागठबंधन के कार्यकर्ता बीमार लोगों को भी अस्पताल ले जाने नहीं दे रहे। इसे लेकर कई स्थानों पर आम लोगों के साथ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की नोकझोंक देखने को मिल रही है। लालू यादव के जो तेजस्वी यादव के जो बंदी है वो सरासर अन्यायपूर्वक है, क्योंकि देश में जो भी उपद्रवी है, उपद्रवी कहिए, बांग्लादेशी कहिए, चाहे जो भी है, उसकी वोटर का जो छानबीन हो रहा है वो सत्य तथ्य होना भी चाहिए, क्योंकि देश की गद्दार को देश से निकालना जरूरी होता है। हम नेपाल के हैं लेकिन भारत के संबंध से हमको बहुत रोटी बेटी का संबंध है भारत से, और जितने तकलीफ दिए हैं ये तेजस्वी यादव, उसका फल उनको चुनाव में जरूर भोगना पड़ेगा। रांची से आ रहे हैं, रक्सौल जाना है और 8 बजे से हम लोग जाम में हैं। पैसेंजर को नहीं रोकना चाहिए था। हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पर पेशेंट है मेरी भाभी अभी आईसीयू में है, और तब हम लोग को यहाँ रोका हुआ है, तो दिक्कत है ना। पहुँचना ज़रूरी है, वहाँ आदमी नहीं है, हम अकेले जा रहे हैं और अब कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, ट्रेन भी बंद है। बात करते हैं मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की, जिसकी न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। आज ये मामला दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होगा, जहां राणा की हिरासत पर और जांच की प्रगति पर विचार किया जाएगा। पाकिस्तान मूल के कैनेडियन नागरिक तहव्वुर राणा पर लश्कर-ए-तौयबा और डेविड कॉलमैन हेडली के साथ मिलकर 2008 के मुंबई हमलों की साजिश रचने का आरोप है। इस हमले में 166 लोगों की मौत और सैकड़ों घायल हुए थे। अमेरिका के कोर्ट में भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के बाद तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। और अब बात ऐप आधारित एग्रीगेटर्स की, जिसके संचालन का रास्ता साफ करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बाइक टैक्सी नियमों को अधिसूचित कर दिया। रैपिडो और उबर जैसी सेवाएं अब नए नियमों के तहत आरटीओ में पंजीकरण के बाद इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी चला सकती हैं। वहीं नए ढांचे में केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की अनुमति है, पेट्रोल वाहनों की अनुमति नहीं। एग्रीगेटर्स को कम से कम 50 इलेक्ट्रिक बाइक का एक साथ उपयोग करना होगा। इसके साथ ही लाइसेंस शुल्क के रूप में 1 लाख और सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 5 लाख का भुगतान करना होगा। लाइसेंस 5 साल के लिए वैध होंगे। केवल 20 से 50 वर्ष की आयु के वैध वाणिज्यिक लाइसेंस और PSV बैज वाले ड्राइवर्स को नियुक्त किया जा सकेगा।
और अब बात बाबा बर्फानी के दर्शन की, जिसके लिए श्री अमरनाथ यात्रा सफलतापूर्वक बड़े उत्साह के साथ चल रही है। आज सुबह पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक और जत्था पवित्र गुफा की ओर रवाना हुआ। श्री अमरनाथ यात्रा के शुरू होने के 6 दिनों के भीतर ही श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख का आंकड़ा पार कर गई। पवित्र यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर सुचारू रूप से चल रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी नियमित तौर पर यात्रा की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। तीर्थ यात्रियों को सुविधा देने के लिए शासन प्रशासन तो जुटा ही है, साथ ही कई स्वयं सेवी संगठन और धर्मार्थ संगठन यात्रियों जो हैं वो भी सेवा में लगे हुए हैं। अलग अलग संगठन भंडारा और लंगर चला रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने बालटाल से जो विशेष रिपोर्ट भेजी है, आइए उसे। रही है और देश के कोने कोने से, देश विदेश से लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर नर नारायण की सेवा के लिए भी पहुंचे हैं, जो बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं, पुण्य लाभ कमाते हैं। और ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो निःशुल्क लंगर चलाती हैं, भंडारा चलाती हैं और नर सेवा करके पुण्य कमाती हैं। मानव सेवा समिति के अनेक कार्यकर्ता जो अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनके सहयोग से ये भंडारा चलाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय नाश्ते का वितरण हो रहा है। जो पहुंचता है उसको भी भोले कहा जाता है, जिसके दर्शन के लिए लोग जाते हैं उनको भी भोले कहा जाता है। सबको भोले कहकर बुलाया जाना और भोले के ही दर्शन के लिए जाना, तो आप जानते हैं कि किस तरीके से नर और नारायण में हमारे यहाँ भेद नहीं होता है। शिव मानव सेवा समिति हसनपुर 1230 14 साल से भक्तों की सेवा में लगा हुआ है। किसी भक्त को कोई परेशानी न हो, यहाँ रहने खाने पीने की सब व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। ये भंडारा आप सबके सहयोग से भोलेनाथ की कृपा से लग रहा है। बाबा के दरबार में सभी को भोले ही कह के बुलाया जाता है और ये भगवान का प्रसाद है, जो बाबा के दरबार में हम लोग भंडारे में बोलते हैं, आओ बोले प्रसाद ले लो भोले, आओ बोले प्रसाद ले लो भोले। ये हमारे हसनपुर का भंडारा है, निरंतर 14 वर्षों से हम लोग बाबा के दरबार में सेवा दे रहे हैं। सभी भक्तों को एक जैसा सम्मान मिलता है। यहाँ पे ये जो मेंबर्स हैं वो आपस में मिलकर इसको कंट्रीब्यूट करके काम करते हैं और कुछ समिति जो छोटी समिति हैं उनको साथ में मिलाकर भी इसको बड़े रूप में व्यवस्था की जाती है। जी, ये भंडारा हमारा लगातार 14 साल से चल रहा है और हमारा फ्री मेडिकल कैंप भी है, वो 12 साल से चल रहा है। वो अपर रेल पटरी पर लगता है, वहाँ पर आपको दवाइयाँ मिलती हैं और भी मशीनें हैं, अपने मसाज मशीन है और ऑक्सीजन मशीनें भी हैं। और मेडिकल कैंप पर हम अच्छी से अच्छी सुविधा देने का प्रयास हर साल करते हैं और हर साल बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं। लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं, इसके बाद ये भोजन भी ग्रहण करेंगे और उसके बाद यहाँ से जाते हुए पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के लिए बाबा बर्फानी की गुफा पर पहुंचेंगे। निश्चित तौर से अगर देखें तो ये नर सेवा नारायण सेवा का अनुपम उदाहरण है। भक्त भी भोले और जिनके दर्शन करने हैं वो भी भोले। इससे अनूठी संस्कृति कहाँ हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि हर वर्ग, समुदाय और देश के हर कोने से एक सामूहिक शक्ति यहाँ पर दिखती है। एक ऐसी स्थिति दिखती है जो सामाजिक सहयोग से चलता है और ये निश्चित तरीके से पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है और अचंभित भी कर देने वाला है। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, बालटाल बेस कैंप, गांधरबल। और अमरनाथ यात्रा के दौरान बालटाल मार्ग पर कई हॉस्पिटल बनाए गए, जहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्रद्धालुओं की सेवा में दिन रात काम कर रहे हैं। बालटाल बेस कैंप के हॉस्पिटल में क्या क्या चिकित्सा सुविधाएं हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र। अमरनाथ यात्रा लगातार जारी है, पहलगाम के रास्ते और बालटाल के रास्ते। सुरक्षा के अगर अभूतपूर्व इंतजाम है तो स्वास्थ्य की ऐसी सुविधाएं मुकम्मल की गई हैं, चाहे बालटाल का क्षेत्र हो चाहे पहलगाम का क्षेत्र हो। मैं बालटाल के आधार शिविर पर स्थित इस बेस हॉस्पिटल में हूँ। इस बेस हॉस्पिटल की क्षमता 100 मरीजों को भर्ती करने की है। ऐसे 4 और बेस हॉस्पिटल बनाए गए हैं बालटाल से पवित्र गुफा के रास्ते में। अपर होली के, लोअर होली के, पंचतरणी और ये बालटाल का बेस हॉस्पिटल कितना विशिष्ट है, कितना सुसज्जित है और कितना अच्छे तरीके से श्रद्धालुओं को हर संभव स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं। हाँ, दवा लेने आए, क्यों एड़िया फट गई, ऊपर से लौट रहे थे, हवा के द्वारा जो पैर फट रहे थे तो उसके लिए सो ट्यूब मिला है मुझे। इन क्षेत्र को हम आप दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर 100 बेडों के मरीजों को भर्ती करने की क्षमता है। ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल अगर आप देखेंगे 100 बेडेड हॉस्पिटल है
और ये पूरी तरीके से 24/7 रन किया जा रहा है। यहाँ पर डॉक्टर्स, पल्मोनरी एक्सपर्ट, कार्डियक डॉक्टर, यहाँ पर फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनरी एक्सपर्ट, ट्रॉमा से रिलेटेड जो है आर्थोपेडिक्स के डॉक्टर, और साथ ही साथ पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ 24/7 यहाँ पर ऐसे श्रद्धालुओं की सेवा के लिए तत्पर हैं। I came here for yatra. Tomorrow is my token. Due to water change, my stomach was upset, loose motions. They respond very well. They gave me very encouragement to go to yatra for tomorrow. They gave me such medicines and they encouraged me. They don't disgrace. You can go to yatra. बाबा बर्फानी की इस यात्रा में देश के कोने कोने से आने वाले लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से भगवान बर्फानी की सेवा के साथ साथ मानव सेवा में ये हमारे चिकित्सक लगातार लगे हुए हैं। नर सेवा, नारायण सेवा, और इसी को स्थापित करते हैं। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, बालटाल बेस कैंप, गांधरबल। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद का स्वागत। बात गुजरात की, जहां के वडोदरा पुल हादसे में 9 लोगों की मौत हुई। इस घटना को लेकर वडोदरा कलेक्टर अनिल धमेलिया ने कहा कि NDRF की टीमें और अन्य प्रशासनिक और पुलिस टीमें मौजूद हैं। बचाव अभियान जारी है। अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। 6 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फोर व्हील्स, ट्रक्स और बाकी रिक्शा वगैरह अंदर गिरी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया है। लोकल स्विमर्स ने तुरंत काम किया था, बोट्स वहाँ पर आ गई थी, साथ ही साथ तुरंत ही नगर पालिका की टीम आ गई थी। VMC, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर, NDRF की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। रेस्क्यू की यहाँ पर कार्यवाही ऑनगोइंग है और जल्द से जल्द वो कार्यवाही तुरंत खत्म की जाएगी। खास करके अभी ह्यूमन लॉस मिनिमाइज हो उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। अभी ज़्यादातर बॉडीज हमने बाहर निकाली है। अभी भी वहाँ पर जो ट्रक्स और एक पिकअप वन है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए आप मैकेनिकल फोर्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अभी तक 9 डेड बॉडीज हमने निकाली। और अब बात मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सेबी की, जिसकी ताज़ा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ जो ट्रेडर्स के लिए बेहद डरावनी तस्वीर पेश कर रही है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में रिटेल जो निवेशक हैं उनकी एयर से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग गतिविधियां कम हुई है, लेकिन 100 में से 91 निवेशकों को अब भी नुकसान हो रहा है। बाजार नियामक सेबी की ताजा रिपोर्ट में एक बार फिर से सामने आया है कि ज्यादातर निवेशक अब भी वायदा कारोबार में अपने हाथ चला रहे हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में व्यक्तिगत ट्रेडर्स द्वारा उठाया गया नुकसान 2023-24 की तुलना में 41% ज्यादा बढ़ा है। अगर इसे आंकड़ों में समझने की कोशिश करें तो निवेशकों का यह नुकसान 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। वित्त वर्ष 2023-24 में यह घाटा करीब 75,000 करोड़ रुपए के स्तर पर था। इस नई रिपोर्ट में सेबी का दावा है कि वायदा कारोबार में हाथ आजमाने वाले 91% निवेशकों को अभी भी बाजार में नुकसान ही हो रहा है। शायद यही वजह है कि साल 2024-25 की पहली तिमाही के मुकाबले चौथी तिमाही में व्यक्तिगत ट्रेडर्स की संख्या में गिरावट आई है, जो करीब 64 लाख से घटकर 42.5 लाख हो गई है। सेबी के अध्ययन में यह भी पाया गया कि कोरोना के बाद निवेशकों का रुख जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में वायदा कारोबार की तरफ बढ़ा और लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग के जरिए जल्दी पैसे कमाने में अपना हाथ आजमाने लगे। ऐसे में जानकार छोटे निवेशकों को यही सलाह दे रहे हैं कि आनन फानन में पैसा बनाने के लिए युवा फ्यूचर एंड ऑप्शंस की तरफ अपने लालच पर लगाम दें। हालांकि इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में निवेश करने वाले लोगों की संख्या बीते 1 साल में 20% कम हुई है, लेकिन अगर 2 साल पहले के मुकाबले देखें तो यह अभी 24% ज्यादा बनी हुई है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।